नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने गति पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इनका रुझान बढ़ रहा है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के डेटा के अनुसार इनके कोर्सेज में दाखिले की बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 80% वैकेंसीज बची हुई थी, तो 2022-23 में 53% ही रह गई हैं। तो 3 साल पहले सरकार ने इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया था। तब से आपको बता दें 2580 सीटें स्थानीय भाषाओं में देश भर के 22 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भरी, 18 प्राइवेट की हैं, बाकी पब्लिक हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी खबर छपी और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी पहुंचे हैं। आइए बातचीत देखते हैं कि जो पढ़ाते हैं शिक्षक हैं उनका क्या कहना है और जो छात्र हैं वो क्या सोच रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने अब तकनीकी शिक्षा भी क्षेत्रीय भाषाओं में लागू कर दिया है। 2021-22 से इसको लागू किया है और अब तक जो है वो 8 क्षेत्रीय भाषाएं में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें एक हिंदी भी है। तो मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में हूँ। यहाँ नॉलेज पार्क में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी हिंदी की भी ब्रांच खोली है। कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। हमारे साथ में अजीत जी भी हैं जो कि रजिस्ट्रार हैं शारदा यूनिवर्सिटी के, इनसे भी बात करेंगे। ये पहले आप बताओ कि आप जो है जो अभी हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई है, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है? देखिए, क्षेत्रीय भाषा क्या है, जब हम अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो क्षेत्रीय भाषा में करते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भाषी होते हैं और हिंदी भाषा में अपनी प्राथमिक शिक्षा, उससे ऊपर की शिक्षा वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब हम जानते हैं अपनी क्या कहते हैं स्नातक परीक्षाओं में, तो हमने देखा है कि नॉर्मल BSc है, जो ग्रेजुएशन कैसे स्नातक होता है, परास्नातक है, ये इंग्लिश माध्यम में। तो जो विद्यार्थी अपने इंटर में मतलब अपने 12th में 12वीं के इम्तिहान में अच्छा कर रहा था, क्योंकि वो अपनी हिंदी भाषा जो चीज़ वो अपने हिंदी में इजीली आसानी से बोल सकता है, जैसे वेग, गति, इसका इस्तेमाल कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसको इंग्लिश में मोशन, वेलोसिटी समझने में दिक्कत होती है। अब वो जब स्नातक में गया तो उसने उस भाषा को अपनाने में ही एक पूरा 1 साल 2 साल लगा दिया और वो उसकी जो परीक्षा होगी उसमें वो उतना अच्छा नहीं आ पाएगा जितना अच्छा वो अपने 12th में था, इंटर में था। उसकी वजह से क्या होगा, उसका आगे का जो हम लोग स्नातक के माध्यम से ही आजकल पूरे विश्व में स्नातक उत्तीर्ण पर ही सारी परीक्षाएं हम लोग देखें तो UPSC IAS जो है वो भी स्नातक के बेसिस बन जाता है। तो इससे आप लोगों को फायदा मिला है? बहुत, जैसे कि अब बहुत विद्यार्थी होंगे जो अपने हिंदी भाषी होंगे और स्नातक उसी भाषा में करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ कि एक चीज़ ये भी कई सारे स्टूडेंट से हमारी बात हुई कि जैसे इसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं, रोटेशन है, उसको हिंदी में करने में कुछ दिक्कत आती है, अनुवाद पूरे करने में। नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम हिमानी चौधरी है और मैं शोध की छात्रा हूँ। यहाँ पर भौतिक विज्ञान में शोध मैं कर रही हूँ। और देखिए, मैं भी एक हिंदी भाषा की छात्रा रही हूँ। मैंने UP बोर्ड से अपना स्नातक, परास्नातक भी हिंदी मीडियम से किया है। तो जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि हिंदी माध्यम के छात्र को ज़्यादातर उच्च माध्यमिक शिक्षाओं में भारत में लगभग 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो वो 52 करोड़ लोग अगर अपनी मातृभाषा हिंदी में ही शिक्षा ग्रहण करें तो सोचिए हमारे भारत का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हम खुद चाहकर एक शुरुआत करें, एक कहीं ना कहीं से इस समस्या का समाधान ज़रूरी है। अच्छा, और अगर एक ओवरऑल बात किया जाए तो क्या कौन से वर्ग के सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी के उसमें दाखिला लेते हैं? देखिए, अधिकतर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको ज़्यादा इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं कि वो हिंदी भाषी से आते हैं और अचानक कॉलेज में आने पर जिस तरह चकाचौंध और ये सब है। हालांकि हमारे शारदा विश्वविद्यालय को थोड़ा दिक्कतें हैं कि हमारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, विदेश के काफ़ी बच्चे हैं, तो प्लेसमेंट उनको विदेश में, लेकिन हमारे देश में भी इतने संसाधन है और इतने अपॉर्चुनिटी है कि उनको नौकरी के लिए बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी अगर? बिल्कुल, हमारे देश में इतने संसाधन है, इतने कंपनियां हैं, हमारे देश के लोग हैं तो मूलतः हिंदी भाषी अधिकतर जो खास कर, तो उनको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ा मेहनत जरूर है, क्योंकि पढ़ना अपने आप में सबसे ज़्यादा चैलेंज तो पढ़ना है, और पढ़ने के लिए जब संसाधन नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। एक और छात्र से बात करते हैं।
अच्छा, हमने देखा कि साइंस की बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं, रोटेशन है, साउथ क्लॉक है, इस तरीके की, तो कैसे उसका हिंदी में तो बड़ा मुश्किल होता होगा समझने में। जो ऐसी टर्म्स होती है उनका हिंदी अनुवाद तो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, नॉर्मली बड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा और समझने में दिक्कत आता है। मगर हम इन टर्म्स को जो है अगर इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर साइंस अगर हम कोई कोडिंग पढ़ रहे हैं वो तो हमें फिर उसी लैंग्वेज में पढ़नी होगी, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, हमें उसी को ही पढ़ना पड़ेगा, उसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू होगा वही टर्म्स यूज़ करनी होगी, तो ज़्यादा प्रोफेशनली हम लगेंगे भी। लेकिन ये अगर जैसे इन्हें हिंदी में भी समझाया जाएगा और वैसा आएगा तो बच्चों को जल्दी कैप्चर भी होगा कि हाँ इस टर्म का ये मतलब होता है। लेकिन अगर उन्हें टर्म्स तो यही यूज़ करनी पड़ेंगी इंटरव्यूज़ में, प्लेसमेंट्स में और कहीं पे भी अगर वो यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, C++, पाइथन वगैरह। तो निश्चित तौर पर थोड़ी हिचकिचाहट ज़रूर है, क्योंकि डेटा अभी मैं देख रहा था कई सारे राज्यों में उस तरीके से दाखिला नहीं हुए हैं क्षेत्रीय भाषाओं में। लेकिन जैसे जैसे सामग्री और ज़्यादा अध्ययन की इस बाबत आएगी वैसे वैसे छात्रों का रुझान बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल चुनौती ये है कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनका प्लेसमेंट अच्छा अगर होता है तभी ज़्यादा रुझान क्षेत्रीय भाषाओं की ओर, तकनीकी शिक्षा लेने की ओर बढ़ सकता है। ग्रेटर नोएडा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। IIT के प्रोफेसर हैं कुछ देर में, लेकिन इस समय एक खबर आ रही है, एक बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत के करीबी और OSD रहे लोकेश शर्मा का बड़ा बयान आया है। फोन टैपिंग और पेपर लीक मामले की पूरी जानकारी उस वक्त के DGP और CM सचिव को थी, ये उनका कहना है। आइए सुन लेते हैं। और उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाने का मौका उन्हें मिल सके और वो उसका राजनीतिकरण कर सके, ये उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में चल रहा है, वो है पेपर लीक का मुद्दा। वर्तमान सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो प्रयास कर रही है कि जितने लोग उसमें शामिल हैं और उस लीक के दोषी हैं उनकी तह तक पहुंचा जाए और उन्हें सजा दी जाए। लेकिन आप सभी को याद होगा कि हमने प्रदेश में, हमारी तत्कालीन सरकार ने दीपोत्सव बड़े जोर शोर से मनाया था और ये कहा था कि हमने प्रदेश के नौजवानों। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास। हर्षा, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, लोकेश शर्मा जो थे वो OSD थे अशोक गहलोत की के साथ। जब अशोक गहलोत वहां पर चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान में, तो उनके OSD रह चुके हैं। अब हाल ही में काफी ट्वीट के जरिए उनका जो मनमुटाव हुआ है अशोक गहलोत से, वो काफी साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब इन्होंने जिस तरह से खुलासे किए हैं, इससे एक राजनीतिक भूचाल आ सकता है, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने संकेत दिए हैं या उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो CM का ऑफिस था वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत गंभीर आरोप है। फिलहाल हम अशोक गहलोत के ऑफिस या उनकी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन साथ ही आपको मालूम है कि एक तो ये बड़ा इशू बना था पिछली सरकार में, दूसरा बड़ा इशू बना था वो था कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान हुई थी और फिर किस तरह से आप जानते हैं कि उनकी सरकार गिरने वाली थी और उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी उनकी सरकार को सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है। उस टाइम कुछ ऑडियोज वायरल हुए थे जिसमें ये बातचीत जो सचिन पायलट के साथ जो MLAs चले गए थे उनकी आज बातचीत की वीडियोस वायरल हुए थे। अब लोकेश कह रहे हैं कि उन्हें ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग दी गई थी और उनको मतलब प्रेस के सामने रिलीज किया गया था। आप जानते हैं कि फोन टैपिंग करना एक बहुत बड़ा इशू होता है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्देश है कि आप बिल्कुल फोन टैप नहीं कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल का अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर दिस, और वो भी मतलब सिक्योरिटी का कोई रीजन हो या इस तरह से हो तभी ये हो सकता है। और तीसरी जो बड़ा खुलासा लोकेश कर रहे हैं वो ये है कि जो सितंबर में जो कांग्रेस चाह रही थी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का परिवर्तन हो और यहाँ पर काफी MLAs इकट्ठा हो गए थे शांति धारीवाल की रेजिडेंस पे, उन्होंने कहा था एक तरह से बगावत देखी थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। तो इसको भी अशोक गहलोत के निर्देशों पर प्रायोजित होना ऐसा लोकेश आरोप लगा रहे हैं।
तो देखिए लोकेश ने काफी वो पूर्व मुख्यमंत्री से करीबी रहे हैं। उनकी ये सारे जो आरोप है ये गंभीरता से जरूर लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी पक्ष का अभी तक हमारे पास प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो उनका क्या कहना है वो भी हमें देखना आगे होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावों के दौरान ये एक बार फिर अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं। अब देख सकते हैं लोकेश गहलोत और ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक। भारतीय राजनीति में धन बल का असर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा अमीर हैं उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे 1192 उम्मीदवारों में औसतन 5 करोड़ 17 लाख की संपत्ति घोषित की है। इनमें हर 3 में से 1 करोड़पति है। सबसे अमीर 10 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 5 कर्नाटक के हैं। इलेक्शन वॉच और एडीआर के मुताबिक 10 सबसे ज्यादा लायबिलिटीज डिस्क्लेमर करने वाले उम्मीदवारों में भी 6 कर्नाटक से हैं। 3 अमीर उम्मीदवारों ने कुल 300 करोड़ रुपए का कर्ज घोषित किया है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश दूसरे दौर के चुनावों में दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार, लेकिन देनदारियों में नंबर 1। वैसे उनके पास 593 करोड़ की संपत्ति है। इलेक्शन वॉच एडीआर की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश ने अपने शपथ पत्र में सबसे ज्यादा 150 करोड़ की देनदारियां घोषित की हैं। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी देनदारियां 98 करोड़ की हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या सीट से जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी की देनदारियां 82 करोड़ की हैं। यानी इन 3 अमीर उम्मीदवारों पर करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। टॉप 10 में 4 कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं, 4 कांग्रेस के हैं। और जो हाई लाइबिलिटीज़ वाले होते हैं वो जनरली जिनका बिजनेस होता है या कोई कॉर्पोरेट वगैरह कॉर्पोरेट अपने कंपनीज चला रहे होते हैं, उन लोगों का होता है। और लाइबिलिटीज़ में क्या कुछ आता है? सो लाइबिलिटीज़ में मेनली एक तो बैंक लोन आते हैं, एक इंडिविजुअल लोन अगर आपने अपने पर्सनल उसके लिए लिया है, और दूसरी चीज़ें जो आती हैं आपकी गवर्नमेंट ड्यूज़। उसमें एक तो आपका अकोमोडेशन का रेंट, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस का वो है तो उसमें जीएसटी और सर्विस टैक्स, इस प्रकार के जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं। दूसरे दौर के चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार वेंकट रमने गौड़ा हैं, जो कर्नाटक की मांड्या सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इनके पास 622 करोड़ की संपत्ति है और उन्होंने 24 करोड़ की देनदारियां भी बताई हैं। 10 सबसे ज्यादा देनदारियों वाले उम्मीदवारों में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी हैं, जो केरल के तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनकी देनदारियां 21 करोड़ की हैं। लाइबिलिटीज हमारा जो तजुर्बा है, तकरीबन 40 से 50% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी लाइबिलिटीज दिखाते हैं, और इसमें उनको सबकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, अपनी ही नहीं, स्पाउस की भी और डिपेंडेंट्स की भी। सबसे ज्यादा कर्जदार उम्मीदवारों की ये लिस्ट बताती है कि भारतीय राजनीति में पैसे का असर बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन अमीर उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति खुद घोषित की है, लेकिन भारतीय चुनावों में काले पैसे का असर बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग ने अब तक इन लोकसभा चुनावों में 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रलोभन सामग्री जब्त की है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।